लास्ट क्लास आपको मैंने यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया था, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। आप ऑडियंस के पास खड़े होकर जब बोलते हैं तो आपकी वर्ड्स का क्या क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने बताया था। Some people were ready to give their lives for the people who can convey the meaning very carefully। ठीक है, अगर आप अपना मीनिंग जो है, अपना जो एक मैसेज है वो अच्छी तरह से इंक्रिप्ट करें और उसे अपने जो भी आपके लिसनर्स हैं उनके पास पहुंचाएं। कीप योर माइक म्यूटेड। दोबारा अनम्यूट हुआ बिना वजह तो फिर उसके बाद आप क्लास से बाहर चले जाएंगे। यस, तो जब आप स्पीकर को सुनते हैं तो आपका ध्यान वहां पर रहता है उनके मैसेज पे। ठीक है, अगर आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो आपकी ऑडियंस हर एक चीज जो आपने कही है उस पे भले हो सकता है कि वो एक्ट ना करे। ठीक है, हो सकता है आपने कहा हो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, तो हो सकता है कि बहुत लोग चेंज ना करें, लेकिन फिर भी वो हमेशा याद रखेंगे कि आपने क्या क्या चेंजेस लाने के लिए कहा था अपने लाइफस्टाइल में। और जब भी उनकी लाइफ में कुछ गलत होगा तो वो यही सोचेंगे कि अगर काश मैंने उनकी बात मान के अपना लाइफस्टाइल चेंज किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होती। अंडरस्टूड? तो whenever you are speaking as being a speaker, आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप सही मैसेज अपने जो भी लिसनर्स हैं, जो भी आपके रिसीवर हैं, उन तक पहुंचाएं। ठीक है, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्पीकर आपको यहाँ बहुत सारी चीजें सीखनी होगी बिफोर यू कैन प्रेजेंट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। ठीक है, सबसे पहली जो चीज होती है वो इम्प्रूव करने के लिए जो आपको चाहिए एक गुड स्पीकर के लिए, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है? एक्टिव लिसनिंग आपकी एक ऐसा स्किल है जो आपको हेल्प करता है हर एक टाइप के ऑडियंस से इंटरेक्ट करने में। ठीक है, हर एक मैसेज को किस तरह आपको फॉर्म करना है ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो अच्छे से आपका बात समझ जाए। ठीक है, किस टाइप की ऑडियंस से आपको किस तरह इंटरेक्शन करना है, किस तरह के मैटर को, जैसे अगर आपका जो टॉपिक है वो कंट्रोवर्शियल है तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक को आप किस तरह अपनी ऑडियंस के सामने रखें ताकि वो आपकी बात समझ जाए, भड़के ना आपकी बात सुनकर। ठीक है, गुस्सा ना आए उन्हें, वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि वो जो कर रहे थे क्या वो गलत कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से चीजों में आपका एक्टिव लिसनिंग हेल्प करता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के सिर्फ बातों पे यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन पे ही डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने कहा, ठीक है, कि मतलब जैसे कोई उदास है बच्चा और कोई भी आपका फ्रेंड है उदास है, आपने पूछ लिया कि कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, तो उसने कहा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन हिज बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सेइंग समथिंग एल्स, और उसका वर्बल जो है कम्युनिकेशन वो कुछ और कह रहा है। ठीक है, उसके वर्ड्स जो हैं वो बता रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसका जो नॉन वर्बल बिहेवियर है उसने बात करना बंद कर दिया है। ठीक है, आपके फोन नहीं उठाता है वो, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है वो, हो सकता है क्लास में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा है, पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम उसके घर में चल रही होगी जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहता है, लेकिन आप एटलीस्ट वो समझ सकते हैं। ठीक है, कि वो अपने बॉडी लैंग्वेज से क्या शेयर करना चाहता है। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप सिर्फ वर्बल ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वर्बल को इग्नोर कर देंगे, वर्बल भी आप मतलब जो वर्ड बोले जा रहे हैं, जो वर्ड लिखे जा रहे हैं, उन वर्ड पे भी ध्यान देंगे, लेकिन उसके साथ जो मैसेज अटैच है, ठीक है, जो मैसेज है उसे भी आप कंप्लीटली समझेंगे, पूरी तरह समझेंगे, उसके बाद अपने तरफ से कम्युनिकेशन आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ a sender is sending you a message that includes both verbal and non-verbal communication, then you will decode that message completely, verbally and non-verbally, and then send a proper feedback according to whatever you have found in the message। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जिसने भी आपसे कोई बात कही होगी उसकी बातों से जो बात कही है उस पर तो ध्यान देना ही है, उसके साथ साथ उसके बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, उसके जेस्चर्स कैसे हैं, उसका पोस्चर कैसा है। ठीक है,
उसकी आई कांटेक्ट है या नहीं है, ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिए और उसके साथ उसका जो मैसेज है उसे इंटरप्रेट करिए, समझने की कोशिश करिए, इवैल्यूएट करिए और उसके बाद आपको जो मैसेज मिल रहा है उसके डिपेंड होकर, यानी कि उस मैसेज पूरा कंप्लीट वर्बली एंड नॉन वर्बली दोनों मैसेज को कंप्लीट समझकर आपको अपना फीडबैक देना है। ठीक है, बीइंग अ रिसीवर आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर फीडबैक अपने सेंडर के तरफ भेजें। ठीक है, नाउ एक्टिव लिसनिंग क्या है ये आपने समझ लिया। अगर चाहिए तो इसका ये डेफिनेशंस हैं, दो दो डेफिनेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं ये जरा हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिव या फिर एक्टिव लिसनिंग से क्या पर्पस, किस चीज के लिए एक्टिव लिसनिंग किया जाता है। ठीक है, now before we dive into specific active listening techniques, how to improve your active listening skills, it's important to step back and understand why they matter. ठीक है, मतलब आपको समझना जरूरी है कि वो किस चीज के लिए एक्टिव लिसनिंग यूज होता है। First, when a leader engages in active listening, it helps establish trust between both parties, shows empathy for others, and fosters psychological safety. इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई लीडर यानी कि जब कोई स्पीकर हो गया, वो पहले सुनता है, यानी कि आप अगर अपने मान लीजिए आप मैनेजर हैं किसी जगह के, ठीक है, तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं यानी कि आपके अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, आपके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप अगर उनकी बात सुनते हैं, ठीक है, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, बिफोर टेकिंग एनी रियल वैल्यू डिसीजन, आपको वहां पर अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको सुनना है अच्छे से। इससे क्या होता है, आपका एक ट्रस्ट डेवलप होता है। दैट मीन्स कि आप जान सकेंगे कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें से कौन सा अच्छा काम करता है, क्योंकि बात आप क्या करोगे, आप काम की ही बात करोगे ना, किसने कितनी रिपोर्ट सबमिट की, कौन से रिपोर्ट्स में क्या क्या काम हुआ, ये सारे आप चीज अगर पूछोगे तो उसी व्यक्ति को पता होगा इसका आंसर जिसने काम किया अच्छे से। दैट मीन्स यू विल नो विच of the subordinates works hard and which one person is not working hard or is not remembering all the works or is distracted during the work. तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, प्लस आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी नजर में आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि हमारा जो नया मैनेजर है वो हमारी बात सुनता है। ठीक है, because being a person in the lower level working people, they are very much like ignored or you can say or not heard by the senior authorities. जितने भी senior authorities हैं वो लोग जो भी लोग जूनियर लेवल पे काम करते हैं उनकी बहुत कम बातें वो लोग कभी कभी नहीं सुनते हैं, सुनते भी हैं तो बहुत कम सुनते हैं। तो ये एक ट्रस्ट डेवलप कर लेता है आपके जूनियर्स के बीच में और आपके बीच में। अगर आप जूनियर भी हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा कि अगर आपका सीनियर आपसे बात कर रहा है, आके पूछ रहा है कि काम कितना हुआ, कैसे करना है, कोई परेशानी है या नहीं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आपको जो इनटेक है, बीइंग अ सीनियर, आपके लिए इनटेक करना ज्यादा जरूरी है, ताकि आप समझ पाए कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो किस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, उनकी कोई परेशानी है, ठीक है, या अपना किसी का पैशन है वो काम करना जो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझना जरूरी होती है ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि किसको किस तरीके का काम दिया जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट यू कैन ट्रस्ट। हो गया, एक तो ट्रस्ट डेवलप होता है, उसके बाद एम्पैथी डेवलप होती है। एम्पैथी यानी कि जो एक आप कह सकते हैं जो एक इनफॉर्मल लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है। ठीक है, फॉर्मल लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपका हो गया ट्रस्ट। ठीक है, इनफॉर्मल मतलब आपको एम्पैथी हो जाएगी, मतलब आपको पता चलेगा कि ये जो पर्सन है ये बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या इसको इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको काम ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है किसी वजह से या फिर उसको काम नहीं दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपका सीनियर आपको काम डोनेट नहीं करेगा, ठीक है, आपको बोलेगा नहीं कि ये काम करना है, तो आप अपने से कोई काम उठा के नहीं कर सकते हो। तो एम्पैथी क्रिएट करना जरूरी है ताकि आपका जो जूनियर है वो आपके साथ आके बैठ के बात कर सके कि सर ये काम जो है ये मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगता है इस तरह का काम करना, मैं अपना बेस्ट रिजल्ट देने का कोशिश करूंगा।
ये अगर बात आपके जूनियर्स आप तक नहीं रख पाए, दैट मीन्स either you are not improving your communication or your communication is fully created on barriers. आपके बहुत ज्यादा बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में, या फिर कम्युनिकेशन है ही नहीं। ठीक है, अगर बैरियर्स नहीं है तो आपका जो जूनियर है वो आपके साथ बैठ के ये बात कर सकता है कि सर ये जो काम है ये मैं कर सकता हूँ, प्लीज ये काम मुझे दे दीजिए। ठीक है, फॉस्टर्स साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी कि मेंटली आपके जो सबॉर्डिनेट्स है उनको ये सिंपैथी मिलती है, या उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारे जो सीनियर हैं अच्छे हैं, इंसान हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में कहीं ऐसा नहीं आएगा कि गलती से अगर आपको गुस्सा कर दिया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तुरंत ही। इस तरह का जो डेंजर रहता है, या आपका डिडक्शन कर लिया जाएगा सैलरी में से, या मतलब डांट दिया जाएगा छोटी छोटी बातों पर, ये सारे जो डर रहते हैं जूनियर बीइंग अ जूनियर, आपका ये सेफ्टी क्रिएट हो जाता है अगर आपका कम्युनिकेशन आपके सीनियर के साथ अच्छा है। ठीक है, बीइंग अ थॉटफुल लिसनर, asking questions, seeking clarification and encouraging others to share their respective and well refrained your role as a spouse, friend, colleague, coach and mentor। यानी कि आपका जो भी रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, कलीग्स के साथ कर रहे हैं, आप कोच हैं किसी के, कोच देखिए कोच और मेंटर में डिफरेंस क्या होता है। कोच आप चूज करते हैं, ठीक है, आप किसी को अपॉइंट करते हैं, या आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो उन्हें आप मतलब आपको दिया गया है, वो कोच गाइड किया गया है कि यही आपको गाइड करेंगे। मेंटर्स होते हैं, दे आर नॉट अपॉइंटेड टू यू। ठीक है, मेंटर्स या तो आपको पर्सनली अपॉइंट किए जाते हैं, या वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इन सभी में अगर आप एक अच्छे एक्टिव लिसनर्स हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई काम आपने दिया किसी जूनियर को, ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन बेसिस अच्छा नहीं है, तो अगर उसको कोई डाउट होगा ना, तो वो कभी आपसे आके पूछेगा नहीं, वो किसी और पर्सन से जो उसका कलीग है, जिसने कभी इस तरह का काम किया होगा, वो उससे जाके पूछ लेगा। अगर उसका रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो उससे जाके पूछ लेगा कि सर मुझे ये बता दीजिए, ये काम मुझे मिला है, कैसे करना है। हालांकि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसे आपके पास आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका सीनियर जूनियर का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन में बैरियर्स हैं बहुत सारे, तो वहां पर ये क्लैरिफिकेशन जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं हो पाएंगे, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से। ठीक है, आपकी तरफ से भी बहुत सारा बैरियर्स क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? मान लीजिए आपने रिपोर्ट बनाने के लिए दी, अब उस पर्सन को नहीं आता है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अपनी कलीग की हेल्प ले रहा है, तो उसे जितना आपने टाइम ग्रांट किया है उससे ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसे पूछ पूछ के सारे काम करने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि वो पर्सन जो है वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप भी वहां पर उसे क्वेश्चन करने नहीं जा रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि वो कब लेके आएगा, रिपोर्ट देगा, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, तब जाके आप उससे पूछेंगे, या आप उसे डांटना शुरू कर देंगे कि तुमने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बीइंग अ थॉटफुल लिसनर और बीइंग एन एक्टिव लिसनर, आपको पहले उसके डाउट सुनने हैं। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन बेसिस अच्छा है, तो वो आपसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसको जितने भी डाउट्स होंगे, वो क्लैरिफाई करेगा वो आप ही से। ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं, ये इनकरेज करती हैं, ठीक है, जो आपका एज अ रोल है, ठीक है, एज अ मेंटर अगर आप हो जाते हैं उस पर्सन के, या किसी भी टीम मेंबर के जो आपके अंडर काम कर रहा है, सबॉर्डिनेट, उसके आप मेंटर मेंटर हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि आपसे वो कोई भी डाउट आके पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आके कर सकते हैं। ठीक है, काम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आपका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, next, being a strong and attentive listener who could provide effective feedback will enable you to coach your people more effectively. Your co-worker direct report will respect you more, and you likely will see improvement in your relationship with them as a result. मतलब
आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, ठीक है, अगर आप एक्टिव लिसनर हैं, अटेंटिव लिसनर हैं, तो आपका जो इफेक्टिव फीडबैक है, ठीक है, वो लोग आपको देंगे। जैसे अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिलेगा वहां पर। कोई सजेशन आपने दिया, या मान लीजिए आप सजेशन मांग रहे हैं, ठीक है, एक होता है ना कि जैसे अगर कोई रिक्वेस्ट पूछी किसी ने, ठीक है, मान लीजिए कि कोई सीनियर जो है वो अच्छा नहीं है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उसका रिलेशनशिप बाकी सबॉर्डिनेट से अच्छा नहीं है, वो हमेशा डांटता रहता है सबको, तो वो अगर ऐसा चाहेगा भी कि लोग जो है मेरे पास आके फीडबैक दें मुझे कि मैं कैसा काम करता हूँ, तो ऑब्वियसली कोई उसके मुंह पे जाके बोलने वाला नहीं है कि आप अच्छा नहीं करते हैं, काम अच्छे से नहीं करते, ठीक है। या तो झूठ बोलेंगे लोग, ठीक है, अगर सामने से पूछ लिया गया तो वो झूठ बोलेंगे, या फिर वो खुद से आके कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा मैनेजर है, अगर उससे आपका फीडबैक मांगा जाए तो वो आराम से आपका फीडबैक दे देगा दैट ही इज अ गुड पर्सन, ठीक है। वो कोई भी काम देते हैं तो बहुत अच्छे से समझा के देते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे रिजॉल्व कर देते हैं खुद ही, ठीक है। ये सारी चीजें इम्प्रूव करती हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, और एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसका वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Once you begin to put the effect active listening skill set to practice, you'll notice the positive impact it has on number of areas, including personal and professional relationship at work in various social situation. आपने जब एक्टिव लिसनिंग का जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया है, जो स्किल सेट है, उसको जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो तुरंत मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें हैं, आपने इंपॉर्टेंस देख लिया कि क्या क्या चीजों के बेनिफिट होता है एक्टिव लिसनिंग। अब क्या एग्जैक्टली होता है, क्या चीजें इंक्लूड करती हैं एक्टिव लिसनिंग पे, वो हम देख लेते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग में 6 स्टेप्स होते हैं। पूरा जो स्किल सेट है इसका, उसमें 6 स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं? पेइंग अटेंशन, दैट मीन्स इफ समवन इज टॉकिंग टू यू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है आपका ध्यान पूरी तरह किसी और बात पे है, ठीक है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आपका ध्यान उसी पर्सन पे होना चाहिए जिससे आप बात कर रहे हैं या जो आपसे बात कर रहा है। आप मोबाइल पे ध्यान नहीं रखेंगे। 10 लोगों से साथ में अगर आप बात कर रहे हैं तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर टॉकिंग टू 10 पर्सन एट द टाइम, एंड आपको उस 10 पर्सन में, जितने भी 10 पर्सन है, उन सबके साथ कीप अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे आप 1 पर्सन से बात करें, चाहे आप 10 लोगों से बात करें, आपको ध्यान देना पड़ेगा। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल लिसनर, बीइंग अ लीडर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपसे बात कर रहा है, जो भी बात आपको बता रहा है, उस पे आप पूरी तरह, आपका कंसंट्रेशन उसी चीज पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, विद होल्डिंग जजमेंट, मतलब अगर कोई आपसे बात करने आ रहा है, अगर कोई आपसे बात करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो आप किसी को जजमेंट नहीं क्रिएट करेंगे। जजमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि उनको लुक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो कोई अगर इंसान दिखने में अच्छा नहीं है तो वो सोचेंगे कि वो अच्छा बात भी नहीं कर सकता है, तो उनसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है कोई। या फिर कम्युनिकेट अगर वो बोलना भी चाहेंगे तो उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे कोई। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही जजमेंट क्रिएट हो गई है कि वो जो पर्सन है वो अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो अच्छे से कुछ बोल नहीं सकता, या कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल ही नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत ही जजमेंट वाला जो केस होता है, ये बहुत ही कॉमनली होता है जब आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इशू हो रहा है किसी भी ऑफिस में, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इशू हो रहा है, तो आपने कुछ पर्टिकुलर जैसे कोई चेयर पर्सन है, उसको कोई इशू हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, किसी परेशानी का वो सोल्यूशन खोज रहा है, उसे नहीं मिलेगा तो वो किसके पास जाएगा? वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स के पास जाएगा, वो वाइस चेयर पर्सन के पास जाएगा। यानी कि इन लोगों से नीचे वो उम्मीद ही नहीं करता है कि कोई समझेगा उसकी परेशानी और कोई सोल्यूशन निकाल सकता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले बोर्ड ऑफ मेंबर्स के पास जाएगा या फिर वाइस चेयर पर्सन के पास जाएगा। अगर वो लोग सोल्यूशन नहीं निकाल पाए तो उन्हें, उसे ऐसा लगेगा, चेयर पर्सन जो होते हैं या 90% ऑफ द केसेस जो अथॉरिटेटिव पीपल होते हैं, वो सोचते हैं कि इन तब बोर्ड ऑफ मेंबर्स नहीं बता पा रहे हैं इसका सोल्यूशन,
तो उसके नीचे कैसे कोई बता पाएगा। लेकिन ऐसा भी बहुत कम केसेस ऐसे देखे गए हैं, लेकिन ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जब आपको सोल्यूशन, कुछ सीईओ होते हैं, कुछ चेयरपर्सन होते हैं, जिनको अगर सोल्यूशन बोर्ड ऑफ मेंबर्स नहीं दे सकते तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जाके पूछते हैं। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं दे पाए तो वो जूनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछते हैं। अगर वो भी नहीं दे पाए तो वो सबॉर्डिनेट की एक बहुत अच्छी मीटिंग रखेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप मुझे सजेशन दीजिए इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए। या फिर वो एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एक सर्वे टाइप का कर लेंगे, ठीक है, जिसमें वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देंगे उनको आंसर करने के लिए। ठीक है, और उससे वो हेल्प मिलेगी उनको, चेयरपर्सन को हेल्प मिलेगी, अगर उस सेट ऑफ क्वेश्चंस का वो जिस तरह आंसर मिलता है उससे उसको हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में। कोई भी एक डिसीजन है जो बहुत हार्ड हो रहा है उसके लिए लेना, तो विद प्रूफ उसके लिए आसान होगा। तो वो या तो पेपर में हैंड डाउन करेगा सभी सबॉर्डिनेट्स को, जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी को वो एक पेपर देगा जिसमें वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसका वो आंसर करके उसे सबमिट करेंगे। या फिर एक ऑनलाइन सर्वे कर देगा कि ठीक है 4-5 क्वेश्चंस हैं आपके, गूगल फॉर्म की तरह आपको आंसर करते जाना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका चेयरपर्सन है, जो आपका सीईओ है, जो अथॉरिटी है, जो लीडर है, उसने अपने दिमाग में कोई जजमेंट नहीं रखी कि जो जूनियर लेवल सबॉर्डिनेट्स हैं वो मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसने सबकी यहाँ पर बात सुनी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उसने पर्सनली फेस टू फेस सबसे बात नहीं की, लेकिन फिर भी उनका जितना फीडबैक आया उसके बेसिस पे ही उन्होंने अपना डिसीजन लिया। सो दैट्स व्हाट कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ लिसन कर रहे हैं, जरूरी ये है कि दूसरे सामने वालों की बात आप मान रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विदहोल्ड करना है। क्या विदहोल्ड करना है? विदहोल्ड मतलब रोक देना। क्या रोकना है? जजमेंट रोकना है। आपके दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि अरे ये पर्सन जूनियर लेवल वर्कर है, इसको क्या पता मेरी परेशानी क्या है, या फिर ये पर्सन ऐसा ड्रेसअप करता है, इसको प्रेजेंटेशन कैसे देने आएगा, या फिर ऐसा कोई जजमेंट कि अरे इसे इंग्लिश नहीं बोलने आती है, ये प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाएगा। जजमेंट किसी भी तरह का नहीं करना है, आपको देखना है कि वो पर्सन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल लीडर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको हेल्प करें उसका स्किल से डेवलप करने में। आप अगर किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका जो भी यहाँ पर स्किल सेट है आपके पास उसको वो इम्प्रोवाइज करे। इसी को ट्रेनिंग पीरियड कहा जाता है, और ये हर एक प्रोफेशन में होता है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक प्रोफेशन में होता है किसी में नहीं होता है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही रखा जाएगा, चाहे आपको पेमेंट मिल रही है साथ में या नहीं मिल रही है, चाहे आपको स्पेसिफाई किया जा रहा है कि 3 मंथ्स या 6 मंथ्स आपका ट्रेनिंग पीरियड हो रहा है, उसके बाद से आप असली काम करेंगे। ये सारी चीजें एग्जैक्टली बताए जाएं चाहे ना बताए जाएं। Whenever you are a fresher and you are joining in any sector, in any field, in any company, in any organization, आपका पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है। दैट मीन्स आपको वहां पर समझाया जाता है, देखा जाता है, आपका यहाँ पर रिपोर्ट बनाया जाता है, तैयार किया जाता है कि किस तरह आपने इस ड्यूरेशन में काम किया। अंडरस्टूड? तो आपको जजमेंट नहीं क्रिएट करना है, आपको यहाँ पर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, अगर आपने अच्छी तरह काम किया है तो उस काम के बेसिस पे आपको जज करके काम दिया जाएगा। अगर आपने अच्छी तरह काम नहीं किया है तो सिर्फ वही आपका प्रूफ है ये बताने के लिए कि वो पर्सन अच्छा काम नहीं करता। आप किसी और चीज के बेस आप वहां पर जजमेंट नहीं देंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग का मतलब आपको यहाँ पर किस चीज से रिफ्लेक्ट करने बोला जा रहा है? जो बातें आपने सुनी, जो भी बात आपने सुनी वहां पर आपके सबॉर्डिनेट्स ने जो बातें आपको बताई, या फिर जैसा कि मैंने कहा जो सर्वे आपने किया अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, तो उनका जो रिजल्ट है उस पर आप अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक चार्ट डेवलप कर लिया। ठीक है, जैसे सर्वे में बहुत कोई क्या करता है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा करते हैं कि अगर 90% लोगों ने कह दिया कि हाँ ये डिसीजन लेना चाहिए, तो वो 10% को इग्नोर सिर्फ कर देंगे कि हाँ वो लोग ना कह रहे हैं, तो 10% लोग एडजस्ट कर लेंगे। आपको रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट का मतलब वो 10 लोगों ने या 10% लोगों ने ना क्यों कहा,
उनका रीजन जानना है। ठीक है, आपने जो सर्वे में क्वेश्चन दिए हैं उसमें पढ़िए कि उन्होंने क्या आंसर किया है। अगर उसमें लिखा है कि ये डिसीजन लेने से उनको कोई नुकसान होगा तो क्या नुकसान होगा, ये पढ़ो। ठीक है, उनको जो भी उन्होंने आंसर आपका सबमिट किया है ये चीज पे आपको अच्छे से रिफ्लेक्ट करना है। हो सकता है कि वो जो 10% है वो ज्यादा सोच समझ के कुछ आंसर कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ द 90% पीपल हु आर जस्ट लुकिंग एट द प्रॉफिट नंबर। ठीक है, हो सकता है कि वो 90% ऑफ पीपल जो हैं वो सिर्फ आपके प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहे हैं। जो 10% लोग हैं वो जान रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये डिसीजन लिया गया तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि हमारा नुकसान हो जाए। अंडरस्टूड? तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन आपको सिर्फ सर्वे करके यहाँ पर ये नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया 10 लोगों की बात, 10 में से 4-5 बोल रहे हैं कि डिसीजन ले लेना चाहिए, 4-5 बोल रहे हैं डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो गए। नहीं, उनकी बातों को समझिए कि आखिर वो डिसीजन लेने के लिए क्यों हाँ कर रहे हैं, क्यों ना कर रहे हैं। अंडरस्टूड? आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द क्वेश्चन और दैट इज द आंसर विच यू नीड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके डिसीजन का क्या इफेक्ट होगा आपके सबॉर्डिनेट्स पर। ठीक है, हो सकता है कि बिकॉज इट इज द रियलिटी। ठीक है, ये रियलिटी है कि बहुत बार ऐसा केस देखा गया है। इफ द डिसीजन इज टेकन लाइक, अगर ऐसा कोई डिसीजन लेना है जहां पर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उनको अगर कोई डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को लेने से उनको विद इन 6 मंथ टू 200 करोड़ का फायदा होता है। 200 करोड़ इज अ वेरी वास्ट अमाउंट। ठीक है, इतना उनको फायदा हो रहा है, बट इन द लॉन्ग टर्म यानी कि हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद वो चीज जो है वो इफेक्टिव ना रहे और बहुत ही ज्यादा लॉस हो उनको। ये सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, इफ यू डिपेंड ऑन द डिसीजन ओनली ऑन द बेस ऑफ द वोटिंग। ठीक है, अगर आप सिर्फ वोटिंग पे डिपेंड करें तो यहाँ पर वोटिंग के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों ने सर्वे अच्छे से नहीं किया होगा, मार्केट स्टडी अच्छे से नहीं किया होगा, वो तो यही बोलेंगे कि ऑब्वियसली 200 करोड़ इज अ वेरी मच ह्यूज अमाउंट फॉर प्रॉफिट, व्हाई शुड नॉट बी डू दिस, राइट? तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करना है कि वो, मान लीजिए कि 10 में से 8 लोग कह रहे हैं कि हमें ये डिसीजन ले लेना चाहिए, दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू गेनिंग दैट बिग ऑफ अ प्रॉफिट। बाकी के 2 लोग क्यों ना कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये सोच लेंगे कि बाकी के 2 लोग को पता नहीं है कि क्या हो रहा है तो इसीलिए उन्होंने ना कर लिया। ये जजमेंट नहीं करना है, उनकी बात सुननी है, समझनी है, रिफ्लेक्ट करना है कि क्या वो कह रहे हैं वो सही है। बिकॉज बीइंग अ लीडर आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे अगर वो गलत हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप वहां पर ब्लेम नहीं कर सकते हो उन 8 लोगों को जिन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया आपके इस डिसीजन को। ठीक है, आप कल को के बीइंग अ लीडर, गुड लीडर, आप वहां पर किसी और को ब्लेम नहीं करोगे। दिस इज होनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन दो यू आर लिसनिंग टू योर सबॉर्डिनेट। लेकिन आपको वहां पर रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी 8 लोग हैं उनका हाँ कहने का एक ही रीजन है कि इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है हम कैसे छोड़ दें, राइट? लेकिन यहाँ पर ना कहने वालों का भी हो सकता है कि बहुत मेजर रीजन हो। ठीक है, हो सकता है कि कोई अगर वो प्रॉफिट, कोई एक प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस चीज पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए 4 साल बाद, 5 साल बाद जब उनका जो प्रोडक्ट है उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे तो ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर उनसे केस कर सकता है कि उनके प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा साइड इफेक्ट है, उनका प्रोडक्ट बैन हो सकता है। और अगर इस तरह का कोई भी सिचुएशन किसी भी कंपनी के लिए होता है, आपकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, पूरे कंपनी की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह का अगर सिचुएशन होता है तो आपकी बाकी के प्रोडक्ट पे भी असर पड़ता है। जो आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो भी आपके प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ये सोचकर कि अरे ये वाला प्रोडक्ट में इतना साइड इफेक्ट निकला, कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म में इस वाले प्रोडक्ट में भी साइड इफेक्ट निकल जाए। सो इट इफेक्ट योर कंपनी और लॉट। ठीक है, आपकी कंपनी की इमेज, आपकी कंपनी का पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। तो बीइंग अ लीडर आपको सिर्फ वहां पर ये नहीं देखना है कि कितने लोग वहां पर आपको सही कह रहे हैं, कितने लोग आपको गलत कह रहे हैं, क्यों सही कह रहे हैं, क्यों गलत कह रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग। ठीक है,
क्लैरिफाइंग मतलब आपको वहां पर क्लैरिफाई करना है। मान लीजिए कि अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपको डिसीजन जिसका आप डिसीजन मतलब आपने जो डिसीजन लिया वो उसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसे लग रहा है कि आप जैसे वो 8 लोग, अगर आप उन 2 लोगों की बात मानकर ये प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन रोक देते हैं, उसका प्रोडक्शन नहीं होने देते हैं, तो वो बाकी के 8 लोग को तो क्लैरिफाई नहीं हुआ। वो तो यही सोच रहे हैं कि हमारा यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये प्रोडक्ट हमें कितना प्रॉफिट दे सकता था, राइट। तो यहाँ पर उनका प्रोस्पेक्टिव ये रहेगा कि उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सभी के डाउट क्लियर आउट करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस पर्सन, आपके लिए जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं इतना भी खराब नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपनी का इमेज खराब हो जाए उससे, ठीक है। केमिकल्स तो हर प्रोडक्ट में रहते हैं, चाहे वो कितना भी नेचुरल हो, कितना भी कुछ कर ले, उसमें थोड़ा बहुत केमिकल तो प्रिजर्वेटिव के लिए भी रहता है, राइट। लेकिन इतना नहीं रहना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका लॉन्ग टर्म में यूज करने से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट क्रिएट हो, ठीक है। उससे क्या होगा, कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर्स भी हट जाएंगे, ठीक है। और प्लस अगर आपकी ऐसी कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है, मान लीजिए आप सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही नहीं, आप क्लोथिंग्स भी बेचते हैं, आप वहाँ पर सैनिटाइजर्स बेचते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, फूड के कुछ प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं। तो आपका यहाँ पर हर एक, अगर एक प्रोडक्ट आपका खराब निकल जाता है तो आपकी हर एक प्रोडक्ट पे उसका असर पड़ता है। तो आपको ये क्लेरिफिकेशन देना है अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। आपके अंदर जो भी काम कर रहे हैं उन्हें पता रहना चाहिए कि आपका डिसीजन क्यों लिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर द लीडर आपने वहां पर डिसाइड कर लिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तो ऐसे ही करेंगे। ये चीज बीइंग अ गुड लीडर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आपको उनको क्लैरिफाई करना है, नहीं समझे अगर वो जिद्दी हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपके तरफ से यहाँ पर उनको एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए कि अगर वो डिसीजन ले रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर कोई लीफ ले रहा है तो हाफ डे लीव लेने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स आपने बनाए, फुल डे लीव लेने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, इमरजेंसी लीव के लिए वहां पर सेट ऑफ रूल्स बनाए। तो हो सकता है कि किसी को वहां पर प्रॉब्लम हो उस चीज को लेकर, या डाउट्स हो कि ऐसे रूल्स क्यों बनाए गए, तो वहां पर आपको क्लेरिफाई करना है उनके डाउट, ठीक है। अच्छे से समझाना है कि इस वजह से हमने इस टाइप के रूल्स रखे हैं, ठीक है। ये आपके फायदे के लिए हैं, ये हमारे फायदे के लिए हैं, ठीक है। इसमें किसी की हो सकता है कि किसी प्रीवियस मंथ में किसी पर्सन का क्लैरिफिकेशन ना होने की वजह से उसका सैलरी डिडक्ट हो गया, क्योंकि उसने लीव एप्लीकेशन के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए थे, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया होगा, या टाइम से सबमिट नहीं किया होगा, या सही पर्सन को सबमिट नहीं किया होगा। ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपके। तो क्लैरिफाई करना आपको बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको एचआर जो रहते हैं वो सबसे पहले दिन आपको समझाते हैं कि किस तरह काम यहाँ पर करना है। क्यों समझाते हैं? ताकि आपको क्लैरिफाई रहे हर एक चीज, आपको क्लियर कट पता हो कि यहाँ पर किस तरह काम होता है, यहाँ पर किस तरह काम किया जाता है, और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एन इंटर्न और बीइंग अ एम्प्लॉय इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लैरिफाइंग हो गया। नेक्स्ट इज योर समराइजिंग। समराइजिंग मतलब, समरी का मतलब होता है कि आपने वहां पर क्या क्या चीजें सीखी, आपने वहां पर क्या क्या चीजें जानी, इन सभी को आप एक आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में मतलब उसको कंप्रेस करके शॉर्ट में वहां पर समझते हैं कि आपने इतना कुछ जो एक्सपीरियंस किया उससे आपने ये चीज सीखी, ठीक है। जैसे अगर किसी की लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है तो वहां पर समराइज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि किसी की लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, गलत गलत चीजें हो रही हैं, किसी के पेरेंट्स डेथ कर गए हैं, उसका फ्रेंड डेथ कर गया, मतलब उसकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, कोई पर्सन बचा नहीं जिसको वो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो और वो डेथ ना कर गया। तो इससे कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग इससे नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाता है उनके मन में। उन्हें लगता है कि वो अगर किसी को भी बहुत ज्यादा अटैच होंगे तो वो उसे छोड़ के चला जाएगा, या वो उसके साथ कभी नहीं रहेगा दोबारा।
तो इस केस में क्या होता है, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से क्या समराइज किया कि उनमें कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो किसी के साथ नहीं रह पा रहे हैं, या जो भी उनके साथ रहता है वो मतलब उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। ठीक है, अब पॉजिटिव वे में अगर कोई ले, ठीक है, यही इंसिडेंट, सेम इंसिडेंट किसी और पर्सन के साथ हो रहा है और वो ये सोच रहा है कि भगवान जो है वो शायद मेरा टेस्ट ले रहे हैं, हो सकता है अगर मैं इससे क्वालिफाई कर जाता हूँ, अगर मैं ये टेस्ट से गुजर जाता हूँ, तो मुझे जो एक्सपीरियंस मिलेगा या मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरे लिए ही सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि एक पर्सन है, उसका 2 साल से जॉब नहीं लग रहा है, जिस जॉब में वो गया उसमें उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक पर्सन यही सोचेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एक पर्सन ये सोचेगा कि अगर मैंने इस प्रॉब्लम वाले सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल दिया तो हो सकता है कि मुझे इससे बेटर जॉब मिल जाए, या फिर यहीं पर मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब कुछ अच्छा उसके साथ होगा ही इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद। दैट मीन्स देयर आर टू प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ लुकिंग एट ऑल द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन। ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये तो नेगेटिव चीजें हो गई। अगर पॉजिटिव चीजें हो रही है, मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूअसली विद इन 5 ईयर आपको कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको इंसेंटिव मिल रहा है, आपको प्रमोशन दिया गया। ठीक है, 5 साल के अंदर आपने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कमा लिया, आप एक अच्छे पोजिशन पे आ गए, बहुत अच्छे नहीं बट एक अच्छे पोजिशन पे आ गए। ठीक है, और जैसे टीम मेंबर थे पहले, तो टीम लीडर बन गए। ठीक है, अच्छा इंक्रीमेंट हो गया, आपका इंसेंटिव मिल रहा है, सबको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है इस कंपनी का। ये सारी चीजें होने के बाद विद इन 5 ईयर्स जो आपने यहाँ पर काम किया, ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो पोजीशन पा ली है तो आप वहां पर उसके आगे आप कुछ नहीं देखोगे, उसके आगे भी आपको मेहनत करनी है। अंडरस्टूड? इसके आगे भी आपको सोचना है कि मान लीजिए कि आप अगर टीम मेंबर से टीम लीडर बन गए हैं, तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर ऑल योर टीम मेंबर्स, राइट? आपको वहां पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। हो सकता है कि काम कम हो गया हो लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। आपको वहां पर क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना होगा, पहले आपके टीम लीडर करते थे, तो अब आप टीम लीडर हैं तो आपको क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना होगा कि जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है उस प्रोजेक्ट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है डे बाय डे। उनको रिपोर्ट सेंड करनी होगी आपको कि क्या क्या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं, किस किस तरह से काम हो रहा है, ये सभी चीजें उन्हें एक्सप्लेन करनी होगी। तो इन सब चीजों से आपने कुछ पर्सन होते हैं जिनका समराइज वो ये करेंगे कि अगर मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ, मैंने अच्छे से काम किए हैं, तो मेरे को यहाँ पर अ, इसका रिजल्ट मिला। ठीक है, और अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको समराइज सही तरीके से करना है। क्या करना है कि आपने इतना अच्छा काम किया तो आपको यहाँ पर इतना अप्रिसिएशन मिला। ठीक है, और अगर आप और मेहनत करेंगे तो और ज्यादा अप्रिसिएशन पा सकते हैं, और ज्यादा प्रमोशन होगा आपका, और ऊपर प्रमोशन हो सकता है, और ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, और ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन आपको दिया जा सकता है। ये सारी चीजें मतलब आपने जो भी सुना, ठीक है, आपने जो भी समझा, उन सभी मैसेजेस को आपको सही तरह इंटरप्रेट करना है और समराइज करना है कि उस चीज का, उस एक्सपीरियंस का आप पर आप 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 क्या समराइज कर रहे हैं, आपसे वह क्या कलेक्ट किया आपने उस एक्सपीरियंस से। ठीक है, अगर मान लीजिए यही जो मैंने आपको प्रोडक्ट वाला केस बताया, उसमें अगर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है, तो आपने वहां क्या समराइज किया कि जरूरी नहीं है कि अगर 8 लोग आपके बोर्ड मेंबर जो हैं, 10 बोर्ड मेंबर्स हैं, उनमें से अगर 8 लोग ये कह रहे हैं कि आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, तो आप वहां पर डिसीजन सिर्फ इस बेसिस पे नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर 8 लोग यानी कि मेजोरिटी पीपल बोल रहे हैं कि ये डिसीजन लेना चाहिए। आपको ये समराइज हुआ, आपको ये रियलाइज हुआ कि आपको यहाँ पर रीजन पे ज्यादा ध्यान देना है। अंडरस्टूड? तो ये समराइज आपको करना है कि आपने जो भी वहां पर एक्सपीरियंस किया उससे क्या सीखा। ठीक है, ये समरी आपको निकालनी है। लास्ट वन इज शेयरिंग। ये जो समरी आपने निकाली, ठीक है, ये जो आपने सीखा यहाँ पर, इसको आपको शेयर करना है। ठीक है,
क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से आपने जो सीखा, या हो सकता है आपसे जो गलती हुई है वो किसी और से ना हो, या फिर आपसे अगर गलती नहीं हुई है तो वो किसी और से भी वो गलती ना हो सकता है कि अगर आप चेयरपर्सन हैं तो आपके कोई फ्रेंड होंगे जो अपनी कंपनी चलाते हैं, तो आप अगर ये एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं तो हो सकता है कि वो भी किसी मेजर मिस्टेक करने से या कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने से बच जाए। ठीक है, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ में वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो ये समझ पाए कि आप किस सिचुएशन से गुजरे, आपने क्या सीख ली, और अगर अच्छी सीख ली तो वो भी अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करें। ठीक है, ये सारा इन्फ्लुएंस आप क्रिएट कर सकते हैं इफ यू आर डेवलपिंग योर एक्टिव लिसनिंग स्किल सेट। ठीक है, ये 6 स्टेप फॉलो करके आप एक एक्टिव लिसनिंग स्किल सेट अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस दूसरों का भी इम्प्रूव करवा सकते हैं। अंडरस्टूड? एंड ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रायरली। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, जो आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो जाता है एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, ये सभी चीजों में आपको हेल्प करेगा आपका एक्टिव लिसनिंग से। एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड हियर? कुछ भी ऐसा जो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी। Okay, there are few more things that I wanted to explain to you. अगर ये चीजें एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। एंड वन मोर थिंग, ये जो फाइल मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी सो दैट यू हैव दीज फाइल्स टू लर्न मोर। ठीक है, बाद में भी आप इसे पढ़ के सीख सके क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पर बताई थी। ठीक है, ओके यहाँ पर कुछ चीजें हैं, हाउ टू एक्टिव लिसनिंग टेक्निक को कैसे ट्राई किया जाए। ठीक है, एक लीडर के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, लीडर के प्रोस्पेक्टिव से इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग जब आप करते हैं, यू आर द लीडर इन दैट। ठीक है, इफ यू आर द वन हु इज डूइंग द पब्लिक स्पीकिंग, तो यू आर द लीडर इन दैट कॉन्वर्सेशन। ठीक है, आप स्पीच दे रहे हैं, आप जीडी कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर मोटिवेशनल कुछ बता रहे हैं अपने स्टूडेंट को, या बाकी आपके जो भी यहाँ पर कलीग्स हैं उनको कुछ बताएंगे। ये सारी चीजों में आप वहाँ पर एज अ लीडर के रोल में रहते हैं। ठीक है, जब आप किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना कुछ भी बता रहे हैं, उस केस में आप वहाँ पर एज अ लीडर के तौर पे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जितनी भी एक्टिव लर्निंग स्किल्स हैं वो सभी आपकी बीइंग अ लीडर पर्सपेक्टिव से ही रहती है। इज देयर एनी डाउट? ऑल राइट, so let's see what are the things that we have to do in for boosting our listening skill। एक्टिव लिसनिंग स्किल को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर करनी चाहिए। लिमिट इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो बार बार आपको वहां पर किसी को टोकना नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपको कुछ बता रहा है या फिर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो वहां पर बीच में आपको टोकना नहीं है। समझ लीजिए पहले जो वो बोलना चाह रहा है पर्सन, उसको अच्छी तरह इंटरप्रेट करिए, क्या इंटेंशन है उसका बोलने का, किस रीजन से वो बोलना चाह रहा है, ये सारी बातें बता रहा है आपको। आपका मैसेज जो वो बोल रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि आखिर इस पर्सन ने मुझे ही क्यों चुना ये बात बताने के लिए। सेकंड क्या सोचना है कि आपने वो जो पर्सन आपको बता रहा है उसके पीछे क्या इंटेंशन है, क्या उसका इंटेंशन अच्छा है, क्या उसका इंटेंशन बुरा है, क्या वो गॉसिप क्रिएट करना चाहता है, क्या वो रूमर्स फैलाना चाहता है। ये सारे आपके जो रीजन है ये आपको इंटरप्ट नहीं करना है, लेकिन आपको सोचना है।
ठीक है, जब वो बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए, पूरा अच्छे से इंटरप्रेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट, पे अटेंशन टू व्हाट्स बीइंग सेड एंड नॉट व्हाट यू वांट टू से। जो बोला जा रहा है उस पे ज्यादा ध्यान देना है, इसके बजाय मतलब ऐसा नहीं हो कि आप जो उसको रिप्लाई करना चाहते हो उस पे ही आपका ज्यादा ध्यान दो। आपका ध्यान होना चाहिए किस चीज पर, कि वो पर्सन, सामने वाला जो पर्सन है वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, अभिमन्यु, इज देयर समथिंग दैट यू वांट टू आस्क और से समथिंग? ऑल राइट, यस। सो एज आई वाज टेलिंग कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है किस चीज पर, कि जो सामने वाला कहना चाह रहा है। ठीक है, ये मत सोचना, आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए सबसे पहले कि आपको क्या रिप्लाई देना है उसको। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, पहले उसे समझिए। ठीक है, कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका क्या पर्पस है बोलने का, ये सभी चीजें समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बार बार उस, अगर नहीं समझ में आए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाद में उसे पूछ सकते हैं, लेकिन जब वो समझा रहा है, जब वो बोल रहा है, तो शांत दिमाग करके, मतलब आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि वो पर्सन जो है वो क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट, बी ओके विद साइलेंस। मतलब अगर आपको वहां पर जरूरी नहीं है कि वहां पर इंटरप्ट करें या फिर अपना जो बात है वो कहें ही सबके सामने। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो साइलेंस है वो भी बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको कमेंट करना है, हर जगह रिप्लाई करना है। ठीक है, हर जगह इंटरप्ट करना है। जो भी पर्सन आपके सामने बोल रहा है उसके बात सुनिए, समझिए, उस पर ध्यान देकर सुनिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका आधा ध्यान कहीं और होना चाहिए। जो भी पर्सन बोल रहा है उसको इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में टोकना नहीं है, ध्यान दे के सुनना है और चुप रहने की कोशिश करनी है। जरूरी नहीं है कि आप ही को वहां पर बोलना है, जो भी बोल रहा है उसको वहां पर सुनने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट, encourage the other person to offer ideas and solution before you give yours। आपका जो सोल्यूशन है, ठीक है, अगर आपने दिमाग में ये चीज बैठा के ही रखी हुई है कि ये करना ही है, उसके बावजूद आपको सामने वाले पर्सन को यहाँ पर अ, दिखाना है कि आप उसकी एटलीस्ट बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो अपना सोल्यूशन बताने से पहले आप सामने वाले का ऑफर जो है वो सुनिए कि सामने वाले का जो सोल्यूशन है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे कि मैंने कहा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है उसमें अगर सीईओ को हेल्प चाहिए या चेयरपर्सन को या बहुत छोटे लेवल पे सिर्फ मैनेजर को हेल्प चाहिए, तो वो जितने भी लोग हैं उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको अगर वो सोल्यूशन के लिए पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके दिमाग में भी सोल्यूशन है। लेकिन कौन सा सोल्यूशन सिलेक्ट करे उसे भी परेशानी हो रही है इस बात में, या फिर वो देखना चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज में कितनी समझदारी है। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करेगा, वो पहले दूसरे का सोल्यूशन सुनेगा, उसके बाद अपना डिसीजन उन्हें बताएगा। अंडरस्टूड? रीस्टार्ट द की पॉइंट यू हर्ड एंड आस्क वेदर दे आर एक्यूरेट। जो मेन बातें आपने सुनी, ठीक है, जो सामने वाले ने बोला, उसकी मेन बातें जो है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो उसने फ्रेजेस कहे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोले, उनको ध्यान से सुनना है और उसके बाद दोबारा से उन्हें रिपीट करना है अपने दिमाग में। ठीक है, या अगर आप बोल रहे हैं तो आपको दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, ये चीज मैंने बताई भी थी शायद एक्टिव लिसनिंग में, सॉरी पब्लिक स्पीकिंग में, अगर नहीं बताई होगी तो मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट है उस पर इम्फोसाइज करना है, मान लीजिए कोई ऐसा आप सजेशन दे रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट इशू है, प्रॉब्लम है जिसको डिस्कस नहीं किया जाता है और आपको ये दिखाना है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो। बार बार रिपीट करने का मतलब ये नहीं कि हर बार रिपीट करो, 2 से 3 बार अगर आप रिपीट करते हैं इसका मतलब कि आप उस मैटर पे जोर देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो लिसनर्स हैं वो अगर एक्टिव लिसनर्स हैं तो वो आपकी बातें 2-3 बार सुन ली उन्होंने, ये फ्रेज रिपीट होते हुए, मतलब उन्हें पता चल गया कि ये की पॉइंट है या फिर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो इन्हें ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो वो क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, जो भी यहाँ पर इशू होगा,
इसके आपको क्लेरिफाई करने के लिए पूछेंगे कि सर ऐसा है, हो रहा है या ऐसा होगा या वैसा होगा, ये क्लेरिफाई करेंगे। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको, एज बीइंग अ स्पीकर ऑल्सो एंड बीइंग अ लिसनर ऑल्सो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको क्लेरिफाई करिए, ठीक है। कंसिडर रिविजिटिंग द टॉपिक। आपको ध्यान में रखना है कि अगर उस पर्सन ने जो भी कहा है, ठीक है, तो या तो आप खुद से उस बारे में सोचेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी ने वहां पर कह दिया, ठीक है, जैसे वो जो 8% थे उन्होंने कह दिया कि सर हमें अभी भी नहीं लगता कि ये आपका जो डिसीजन है इस प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च करने का, ये सही है। तो आप उन्हें वहां पर रिविजिट करेंगे, यानी कि दोबारा से समझाएंगे कि क्यों नहीं आपने वो डिसीजन लिया, क्यों आपने वो डिसीजन लिया वो प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करने का, ठीक है। क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, बार बार ये मोटिवेट करेंगे अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं। अगर देखो बात ये है कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन तो हर जगह होता है। ग्रेपवाइन इज you can say the informal communication that goes around in your organization. तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के थ्रू आपको पता तो चल जाएगा, भले आप कितने ही लोअर लेवल वर्कर हो, कितने भी हायर लेवल वर्कर हैं, हर किसी को इंफॉर्मेशन, अगर कोई डिसीजन लिया गया है, इतना बड़ा स्पेसिफिक डिसीजन, अगर स्पेशली ऐसा कोई बड़ा डिसीजन है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है, उसका लॉन्च कैंसिल हो गया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी कंपनी के लिए। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ग्रेपवाइन के थ्रू हर एक आपके जो एम्प्लॉय हैं उन सभी के पास चला जाएगा, लेकिन उनके पास क्लैरिफिकेशन नहीं जाएगा कि आखिर आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप बार बार उन्हें जाके ये बात समझाएं, ठीक है, या बार बार पूछें कि आपको अगर कोई परेशानी है इससे तो मेरे साथ आके बोलिए, मैं आपको समझा दूंगा कि आखिर इसमें क्या परेशानी है, आखिर आपने क्यों ये डिसीजन लिया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो, ठीक है। So these are the things that you can take care of while practicing active listening. Anything that you didn't understand, you can ask me, or else यहाँ पर आपका attendance मैं लगा देती हूँ। There were few students who joined late, or they were rejoining. Sorry, they were not late, they were rejoining. ठीक है, वो बार बार रीज्वाइन कर रहे थे, जिनका नेटवर्क इशू हो रहा था। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर मुझसे छूट गया हो आपका यहाँ पर कुछ अटेंडेंस। तो मैं पहले अटेंडेंस लगा देती हूँ आपका, उसके बाद हम लोग फिर ये क्लास एंड करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, जो भी चीजें यहाँ समझ